नमस्कार दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल में टेक सपोर्ट देख रहे हैं और हम हैं मनोज। आज बात करेंगे आपसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ और काल विभाजन और नामकरण से लेकर के ये 5वां वीडियो है। और ये आप PYQ देख रहे हैं, जिसमें आपको TGT, PGT, LT ग्रेड, JIC, GDC, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, KBS, NBS, RPSC लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, सेट, डाइट, UGC, नेट, JRF के जो PYQ पूछे हैं सिर्फ और सिर्फ वही हैं। 10 क्वेश्चन 10 मिनट, और वो भी फास्ट में हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपका टेक्निकल चैनल ज़रूर है, तो इस पर टेक्निकल और शिक्षा और बेरोजगारी से लेकर के बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। और अगर आपको यूट्यूब के बारे में सीखना है, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाना है, तो वो भी वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो आप हमारी टीम से संपर्क करके वो भी सारा कुछ करा सकते हैं। तो चलिए हम उस पर नहीं बात करके हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन, नामकरण और इतिहास ग्रंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो कि PYQ है। तो आप ये कहीं अलग से नहीं, ये सारे के सारे PYQ हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है। तो आप जानते हैं अलंकृत काल की जब भी बात आती है तो कौन कहते हैं, मिश्र बंधु कहते हैं। यानी आप देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल इसको कहा है, ठीक ना। तो आप इसको जानिए कि जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है। तो आप जानते हैं मिश्र बंधु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब भी बात आती है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है। तो आप जानते हैं इनमें से जो इतिहासकार हैं 693 ईस्वी से मानने वाले वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तो यानी राम कुमार वर्मा यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो इसमें देखेंगे, कहेंगे कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा। तो आप जानते हैं रीतिकाल जो नाम दिया वो किसने दिया, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्न में से कौन है। तो आप जानते हैं कि वर्ण क्रम के अनुसार जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो कौन लिखा गया, तो वो स्थावर द लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी, यानी बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जानते हैं कि ये जो इतिहास है, इसी इतिहास का लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद कर 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। और ये गारसा द तासी जो है, इसे फ्रेंच भाषा में जो है 2 भागों में लिखा था। तो अब इस इतिहास ग्रंथ की जब बात आती है स्थावर द लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी, तो आप समझ जाइएगा कि ये गारसा द तासी का फ्रेंच भाषा में लिखा गया वर्ण क्रमानुसार ये क्या है, इतिहास ग्रंथ है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। तो आप जानते हैं कि इसमें आप देखेंगे तो इनका जो हो जाएगा ये स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से होना चाहिए। यानी कैसे आप जो है इतिहास का जो है पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए, तो वो स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, किया जाना चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि आपसे पूछ रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि थी, तो यहाँ पर वे विकल्प आपका सही हो जाएगा कि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है वो किसको है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो कहते हैं कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है। तो आप जानते हैं यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से पूछा गया है, तो आपका मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल सही हो जाएगा। और ये रीतिकाल यहाँ पर पूछा कौन गलत है, तो आपका रीतिकाल जो है गलत हो जाएगा, यानी ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया। तो आप जानते हैं कि कालों की रचनाओं यानी रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर अगर किसी ने नामकरण किया तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। तो पहला विकल्प यहाँ पर दिया कि विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री बिल्कुल हो सकती है। रचनाओं का मौलिक उल्लेख ये नहीं हो सकता, क्योंकि रचनाओं का किसी का मौलिक उल्लेख जो है हमारे इतिहास लेखन का आधार जो है नहीं हो सकता। शिलालेख ये हो सकता है, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं ये भी हो सकती है। तो जो हमारा विकल्प यहाँ पर गलत विकल्प होगा, पूछा है कि कौन नहीं हो सकता, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आप जानते हैं कि ताम्रपत्र, होदंगा, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री भी हमारे साहित्य इतिहास लेखन का आधार जो है हो सकते हैं। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो आप जानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब भी बात आती है तो आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो हमारे यहाँ पर वी विकल्प जो है नहीं होगा। हिंदी साहित्य का आलोचना ये पुस्तक उनकी नहीं है। तो यानी इनमें से पूछा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है तो हिंदी साहित्य की आलोचना उनकी पुस्तक नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे ये 10 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से ढेर सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप प्लेलिस्ट विजिट करके ये सारा वीडियो एक साथ देख सकते हैं जो भी PYQ पूछे गए हैं। नमस्कार।